जय हिंद। तो आज हम लोग इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण को सीखेंगे। और दो चर वाले रैखिक समीकरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 10 से प्लस नंबर आते हैं, अर्थात 10 से 15 के बीच में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इससे। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप ध्यान से पढ़ें, समझने का प्रयास करें। और यह वीडियो केवल उन विद्यार्थियों के लिए दिया जा रहा है जो 2022 में एग्जाम देंगे, क्योंकि इसमें शॉर्ट से पढ़ाई जाएगी, इसमें लॉन्ग नहीं पढ़ाए जाएंगे। आपको उतना पढ़ाया जाएगा जितना से आपका काम हो सके, आप कम पढ़ करके बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने जो आपका मंजिल है, जो आपके ख्वाब है, वो उसे पूरा कर सकें, है ना। किसी भी लड़के को मैथ में कम नंबर नहीं आए, इसके लिए हम बहुत प्रयास किए हैं आपके लिए, ताकि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट हो सकता है। क्लियर। तो आज हम लोग पार्ट 1 में फालतू की बातें ना करेंगे, और वो क्या बोलते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही नहीं है, उन सब सवालों पर ज्यादा टाइम देने से कोई फायदा नहीं। मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा और हर टॉपिक कंटेंट दे करके, ताकि उस पर ऐसा नहीं कि मैं जो सवाल बताया वो केवल वही आए, उस पर अगर अंक चेंज भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो और सभी को बेहतर से समझ में आएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, सीखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं आज की क्लास को। दो चर वाले रैखिक समीकरण में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आपको पता होगा कि इसी टॉपिक में ग्राफ पढ़ना है, इसी टॉपिक में लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम पढ़ने हैं, इसी में आपको पढ़ाना है कि कितने तरह से हल होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, और संगत असंगत आश्रित समीकरणों के शर्त को पढ़ेंगे तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो कंटेंट पे आप ध्यान दें, उस पर ध्यान दीजिएगा, तो आपका एक भी चीज में किसी में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आइए देखते हैं क्लास को और समझते हैं। सबसे पहले आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि अभी मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा रहा हूं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण में परिभाषाओं से एग्जाम में नहीं आते हैं, और आपको ध्यान देना है अपने टॉपिक पे। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो युगपत समीकरण। युगपत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा नहीं, बट आपको ये जानकारियां रहेगी तो आगे वाले क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो युगपत समीकरण किसे कहते हैं, ये इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ध्यान देना है आपको। किसे कहते हैं मैं बताता हूं कि जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ हल किया जाता है उसे हम लोग युगपत समीकरण कहते हैं। जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ हल किया जाता है उसे हम लोग युगपत समीकरण कहते हैं। और युगपत समीकरण में बहुत सारी चीजें फालतू पढ़नी है, बट आपको बस कंटेंट से मतलब है और जो एग्जाम में आता है उससे मतलब है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें व्यापक रूप रहेगा, जिसका व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, फिर होता है dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। ओके, इसका कुछ शर्त है, कहता है क्या, जहां a नॉट इज इक्वल टू 0, v नॉट इज इक्वल टू 0, और फिर d नॉट इज इक्वल टू 0 और e नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, फिर इसी का हम लोग दूसरा करके एक और व्यापक रूप होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रश्न को सोल्व करने में करते हैं। इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर भी कंडीशनल अप्लाई है। कंडीशन क्या है, a1 बराबर 0, v1 बराबर a1 नॉट इज इक्वल टू 0, v1 नॉट इज इक्वल टू 0, और यहां पर हो जाएगा a2 नॉट इज इक्वल टू 0 और v2 नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, अब कहोगे इसको पढ़ने से फायदा क्या है? बिल्कुल, इसको पढ़ने से फायदा है कि आगे वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे, और जब मैं संगत असंगत का क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको लगेगा कि अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ा। इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए, व्यापक रूप। अब यहाँ पे परिभाषा से आपको कोई मतलब नहीं बनता है, एग्जाम में ये सब फालतू की चीजें करने से आपको कोई फायदा नहीं है। ओके, तो जल्दी से आप नोट कर लें, क्योंकि व्यापक रूप आप याद रखिएगा, ये व्यापक रूप याद रखना है, और ये भी याद रखना है, ये कभी कभी काम आता है, इसलिए मैंने दोनों को लिखवाने का काम किया। ओके, तो चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको, इसे आप नोट कर लिए होंगे। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से नोट करने का काम करेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक हल, अनेक हल या कोई हल ना हो उसका शर्त पढ़ेंगे। तब हम लोग पढ़ेंगे समीकरणों को कितने तरीके से हल किया जाता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को, ग्राफ सीखेंगे, और बड़ा मजा आएगा कि 5 नंबर का एक ही सवाल आते हैं ग्राफ का। ओके, तो चलिए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब ज्यादा फालतू की बातें हम लिखना नहीं है, उतना लिखिए जिससे काम चल जाए।
तो आप जानते होंगे एक होता है हम लोग को पढ़ने के लिए अविरोधी, अविरोधी होने का शर्त, होने का शर्त। एक होता है विरोधी होने का शर्त और एक होता है आश्रित होने का शर्त। क्लियर? तो इन चीजों को बारी बारी से ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो सुनिएगा, मैं जानबूझ करके एक ही बोर्ड पर लिखने का कोशिश किया ताकि आपका प्रैक्टिस बेहतर हो। ऐसा नहीं कि मैं विरोधी पढ़ाता तो फिर मिटाता तो फिर विरोधी, तो मैं कंपेयर नहीं कर पाता और आपको याद नहीं हो पाते। आइए एक ही बार ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अविरोधी, विरोधी और आश्रित होने का शर्त अभी हमने व्यापक रूप पढ़ाया आपको। इससे क्या होता है समझेंगे। जैसे मैंने एक समीकरण लिखा, ठीक है ना बाबू, मैंने कोई समीकरण लिखा तो इसका बिना हल किए, बिना क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए आप बता पाएंगे कि इसके कितने हल होंगे। एक हल होगा, दो हल होगा, तीन हल होगा, अनंत हल होंगे, 10 हल होगा, 5 हल होगा, नए हल होगा, क्या होगा नहीं होगा, सारी बातें को बता पाएंगे आप। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले आप एक बार ध्यान से सुनिए। देखिएगा, अविरोधी होने का शर्त होता है ना a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू v1 बटा v2। मतलब मैंने अभी आपको व्यापक रूप लिखाया a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। अब बताइए इसका अर्थ क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसको क्या कहा गया है, a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस v2y प्लस c2। अब देखिए मैंने यहां कंपेयर किया कि पहला दूसरा के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? तो ये शर्त हो जाएगा। और विरोधी के लिए क्या शर्त है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। इसका ये बात है, a1 बटा a2 प्लस, यहां ध्यान दीजिएगा, b1 यहां लिखा बराबर है b1 बटा b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। ये हो जाएगा विरोधी का शर्त। और यहां पर ध्यान दिया जाए तो इसी से a1 बटा a2 बराबर v1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आप पढ़े होंगे युगपत समीकरण। तो पहला दूसरा के अगर बराबर ना हो तो वह कहलाएगा अविरोधी, और पहला दूसरा बराबर हो लेकिन तीसरा के बराबर ना हो तो वह विरोधी, और पहला दूसरा तीसरा आपस में बराबर हो तो वह आश्रित समीकरण कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पूछेगा कोई कि अविरोधी होने का शर्त, तो बोलेंगे a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। अब चलिए देखिए, अविरोधी जब होता है ना तो इसके केवल एक या अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ओके, क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आपको पूरी बातों को ध्यान से सुनना है। जब एक हल होता है ना तो इसके केवल इसके केवल जब एक हल होते हैं ना, इसके केवल एक या अद्वितीय हल होता है ना, एक हल, तो उसका जो ग्राफ होता है, अगर इसका ऐसे समीकरणों का ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी। अर्थात इसमें आप लिख सकते हैं इसका ग्राफ जो होता है वो प्रतिच्छेदी होता है, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। इस बात को पूरा ध्यान रखेंगे। क्लियर? और अगली बात को आप ध्यान रखिएगा कि अविरोधी होने का शर्त में कि अविरोधी को संगत समीकरण भी कहते हैं। अर्थात याद रखिएगा, इसे संगत समीकरण भी कहते हैं, इसे संगत समीकरण भी कहते हैं, इसे संगत समीकरण भी कहते हैं। याद हो जाएगा आपको तुरंत कि अविरोधी के लिए, तो जो अविरोधी के लिए बात हमने बताया वही हमको विरोधी के लिए बताना है।
विरोधी में आपसे साफ साफ कह रहा है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। बताइए कि x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 3 अगर दोनों आपस में बराबर रहेगा तो चिन्ह बदलेंगे तो दोनों ना कट जाएगा, और जब दोनों कट जाएगा तो x y खत्म हो जाएगा, तो कोई हल हो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लिख देंगे यहां पर क्या चीज, इसके कोई हल या बोला इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। उसके बाद अगर ध्यान दिया जाए तो इसका ग्राफ क्या होता है समझना, तो इसका ग्राफ समांतर होता है, इसका ग्राफ समांतर होता है। मैं बताता हूं, सारी बातों को बताएंगे, आपको कुछ भी पूछना आपको रहे, आप जो पूछना चाह रहे हैं समझ लेते हैं, अंदाज लगा लेते हैं कि आपको कहां तकलीफ होगा। ओके आगे समझिएगा, कहते हैं इसे क्या कहा जाता है, तो इसे देखिएगा संगत नहीं बल्कि असंगत समीकरण कहा जाता है, इसे असंगत समीकरण कहा जाता है, अर्थात असंगत समीकरण भी कहते हैं। अब आइए इधर चलाते हैं, जब तीनों आपस में बराबर होता है ना उसी को आश्रित समीकरण कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि इसके अनेक हल होते हैं, इसके अनेक को ही अनंत कहा जाता है या अनगिनत कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसके अनेक हल होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं, याद रखिएगा इसका ग्राफ समपाती होता है, इसका ग्राफ समपाती होता है, और इसे असंगत समीकरण कहते हैं, इसे संगत समीकरण कहते हैं, लेकिन इसे कुछ कहा जाता होता नहीं है। तो अब जरा समझिएगा एक बात को, जैसे मेरे पास कोई अक्ष है x डैश y डैश, तो इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास दो लाइन खींचा गया है, और देखिए कहीं ना कहीं एक दूसरे को लाइन L और M एक दूसरे को कहीं काट रहा है, तो केवल एक बिंदु पर काटा है। जब एक बिंदु पर काटा है इसलिए इसके केवल एक हल संभव है, और अद्वितीय का मतलब होता है कि अ लग गया मतलब न लग गया, और कह रहा है अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं। क्लियर? यहां पर भी अगर आप ग्राफ बना करके चेक करना चाहते हैं तो देखिए आपको मैं बताना का काम करता हूं कि x एक डैश y डैश है। समांतर कहने का अर्थ होता है कि ये समांतर होता है ऐसे, ठीक है, मतलब दोनों आपस में कभी टच नहीं करेगा, m और n दोनों आपस में टच करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। तो जब आपस में एक बार टच करता है तो एक हल होते हैं, टच करवे नहीं करेगा तो हल होगा, बिल्कुल नहीं। तो इसके कोई हल नहीं होते हैं। उसके बाद अगर इसका देखा जाए ग्राफ खींच करके, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि x डैश y डैश, तो आप देखिएगा इसके संपाती होते हैं। संपाती का मतलब होता जानते हैं क्या, एक दूसरे को पूरा ढक लेना, एक दूसरे को पूरा ढक लेना, ये संपाती कहलाता है, ठीक है। जैसे दो प्लेट को आपस में रखिएगा तो आपस में एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं, अर्थात सर्वांशम भी इसे कहा जा सकता है। तो देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या होता है संपाती। देखिए इस पर दो लाइन खींचा गया है, ठीक है ना, इस पर दो लाइन खींचा गया L और M, एक ही पर दोनों है, और इसी को कहा जाता है संपाती। बताना है एक बार ध्यान से कि जब एक बिंदु पर काटेगा तो एक हल होंगे, और एक भी बिंदु पर नहीं काटेगा तो कोई हल नहीं होगा, और ये तो हर बिंदु पर काट रहा है इसलिए इसके अनेक हल होते हैं। ओके, अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर निश्चित रूप से 2022 क्या 2023 क्या हर साल पूछ रहा है, तो क्या आपके साल में नहीं पूछेगा, निश्चित रूप से पूछेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा और इसको वीडियो करेंगे, और इस पर जितने भी ऑब्जेक्टिव बना के देखिए घर में, अब से हर एक सवाल बनने के लिए तैयार हो जाएगा। बोलिए कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप बताओगे, मेरे साथ ध्यान देना, दोहराना, एक बार नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो मैं हटूंगा यहाँ पर, स्क्रीनशॉट कर लेना। एक बार समझो पहले एक बार मैंने क्या कहा कि मैं पूछूंगा कि अविरोधी होने का शर्त क्या होता है, तो आप बोलेगा a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू v1 बटा v2। मैं बोलेंगे क्या बोलूंगा, ध्यान सुनना, कि जिसके केवल एक हल होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जिसके केवल एक हल होते हैं उसे असंगत समीकरण का उसे संगत समीकरण कहते हैं, है ना। जिसके एक हल होते हैं उसे संगत कहा जाता है, और या तो अविरोधी कहा जाता है।
क्लियर। आपसे पूछा जाएगा जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है उसके कितने हल होते हैं, तो जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है उसके केवल एक हल होते हैं। पूछा जाएगा जिसका ग्राफ समपाती होता है उसके कितने हल होते हैं, तो उसके अनेक हल होते हैं। पूछा जाएगा जिसके अनेक हल होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आश्रित समीकरण कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा किस समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं, तब बोलेंगे विरोधी समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं। आपसे जैसे पूछेगा वैसे बना सकते हैं। क्लियर। जिस समीकरण के ग्राफ समांतर खींचे जाते हैं उस समीकरण के कितने हल होते हैं, तो उस समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान देना। जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता है उसे आप क्या कहते हैं, तो उसे आप कह सकते हैं विरोधी समीकरण या तो कह सकते हैं असंगत समीकरण। ओके, इसको पढ़ने के बाद आपको मजा आएगा, लगेगा कि अरे एक भी ऑब्जेक्टिव अगर छूट जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा, इसलिए आप इसे नोट करिए और देखते हैं आगे और समझने का करते हैं प्रयास। इसे जब तक एक बार दो बार रिवाइज नहीं करोगे ना मजा नहीं आएगा, इसलिए एक बार दो बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद देखिए कि तो बिल्कुल आराम लगेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर इससे 2 नंबर भी आते हैं तो 2 नंबर छोटी मोटी बात नहीं है, 2 नंबर एक बहुत बड़ी राशि होती है। उनसे पूछो कि 1 नंबर का दर्द क्या होता है, जिनको मैथ में 29 नंबर आते हैं, उनसे पूछो कि 1 नंबर का दर्द क्या है जिसका 99 नंबर आता है। समझ में आया? तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और जब लगातार बूंद बूंद का घड़ा भरेगा ना तो बहुत बड़ा घड़ा हो जाएगा और भर जाएगा बहुत ज्यादा। इसलिए एकाग्रता से आप इसे नोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन, हम लोग पहले इसे एक बार नोट कर लें। कौन है तो चलिए देखिए कैसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मैं उस सवाल को लेकर चलूंगा और ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। क्लियर। ऑब्जेक्टिव में पूछा, जितना मैं बोल दिया हूं ना उससे फालतू ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, मैं सब्जेक्टिव पर ध्यान देता हूं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2 V1/V2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, आपसे पूछा है। क्लियर। ये 2 नंबर का पूछता है एग्जाम में, ऐसे नहीं रहेंगे क्वेश्चन। और एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल में आपको दिया जाएगा ऐसा 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। क्लियर। अब चलिए इस सवाल को कैसे सोल्व किया जाए जरा ध्यान देना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, आलतू फालतू की बात को दूर रखिए, पहले समझिए इसको। आपको करना है हल, और हल में क्या करेंगे 3x + 2y - 5 एक तरफ सारे को ले आइए, 2x - 3y - 7 = 0। अब आप तुलना कीजिए, पहले तुलना 2 को करेंगे, जब 2 का तुलना देखेंगे कि लग रहा है दोनों बराबर है तब तीसरा की ओर चलेंगे। ओके, तो चलिए पहला हो जाएगा 3/2 और फिर करेंगे 2/3। आप देखिए तो किसी एंगल से देखिए तो इसके आगे 2 3 इसके आगे 2 हो गया ना, ये 1/2 और ये हो गया B1/B2 किया। देखिए किसी एंगल से दोनों समान लग रहा है, बिल्कुल समान नहीं लग रहे हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं कि चूंकि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है। सही बात तो है। तो हम पढ़े इसके बारे में, पूरी कुंडली निकाल देंगे इसकी संगत असंगत क्या, इसकी पूरी कुंडली निकाल देंगे। क्या क्या निकाल सकते हैं जी, कितने हल होते हैं, कैसा संगत है, ग्राफ कैसा होगा, सारी चीजों को निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया एक चीज क्लियर, लेकिन मैं टोटल बनाने का कोशिश करता हूँ, टोटल लिख देता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि चूंकि यह क्या है जी, तो लिखेंगे इसे, चूंकि यह
चूंकि यह अविरोधी होने का शर्त है, चूंकि यह अविरोधी होने का शर्त है, इसलिए यह संगत समीकरण है। संगत समीकरण है। आपसे पूछा संगत है या असंगत, तो बताएंगे। अगर अ लग गया तो आंसर देखेंगे आ नहीं लगना चाहिए। अगर विरोधी रहेगा तो असंगत और अविरोधी रहेगा तो संगत। इस तरीके से भी आप इसको याद कर पाएंगे। लेकिन अगर पूरी कुंडली लिखना होता तो लिखते, इसके केवल एक हल होते हैं, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप बना करके अच्छा से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में। ओके, चलिए देखते हैं दूसरे सवाल को। आप जल्दी से पहले से नोट कर लीजिए, टाइम बर्बाद इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां से एग्जाम में आता है मैंने वहां बता के रखा है, जल्दी से इसे आप एक बार नोट करेंगे। और अगला मैं आपको दे रहा हूं, आप बनाएंगे। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, 2x - 3y = 8 और लिखा हुआ है 4x - 6y = 9। देखिए करना है तुमको घर में बाबू, अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना, लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर दिक्कत हो जाएगी, आप ही को दिक्कत होगा। 3y माइनस में ले आएंगे 8 और 4x माइनस में 6y प्लस माइनस। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करो 2 को बराबर, तो 2 को बराबर कीजिएगा तो 2/4 लिखिएगा, बिल्कुल। उसके बाद आप 3/6 लिखिए, माइनस में दोनों है, तो देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। जब 2 आपस में बराबर है तो तीसरा में चलेंगे, तो -8 बटा -9, तो माइनस कट गया, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, ये ना कह सकते हैं हम लोग। तो आप बोलिएगा चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। देखिए चूंकि यह विरोधी होने का शर्त है, चूंकि यह विरोधी होने का शर्त है, इसलिए यह असंगत समीकरण है। अब बताइए, अगर 1 नंबर में पूछ दे रहा तो आप इतना हल करोगे? अरे 1 नंबर में पूछेगा तो आप ऐसे अंदाज नहीं बता दोगे कि 1/2 बराबर 1 बटा माइनस पर ध्यान देना है, माइनस प्लस कट जाएगा। कभी कभी लड़कों को फंसाने के लिए ऐसे दे देगा, तो ये नहीं, बराबर कभी नहीं हो सकता। क्या जी 1/2 और -1/2 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए बीच में थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम हो गई थी, चलिए कोई बात नहीं, हवा चल रहा है ना, इसके वजह से थोड़ा सा आप देखते होंगे थोड़ा सा तार हिलता है तो थोड़ा सा लाइट कट रही थी। चलिए ठीक है, क्लास को आगे लेकर चलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बना पाएंगे, बिल्कुल बना लीजिएगा। आप गेस पेपर देखिए, उलट करके आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। ओके, आप बना लेंगे, बिल्कुल समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं अगले टॉपिक को। चलिए अब हम टॉपिक को समझेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया था। ठीक है, तो युगपत समीकरण को हल किया था 2 विधि से, ध्यान देना बढ़िया से। यहां से स्टार्ट होता है युगपत माने जोड़ा वाला, जो 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण जो होते हैं ना, उसे हल करने के 2 विधि हैं। तो युगपत समीकरण को ऐसे, युगपत समीकरण को 2 विधि से हल किया जाता है, देखिए पहला आप समझिए ध्यान से, क्लियर? पहला आप समझेंगे तभी आपको मजा आएगा। पहला होता है बीजगणितीय विधि, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। देखिए दूसरा है ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। अब फिर मैं फालतू बात नहीं, सीधे मुद्दे की बात करेंगे। तो पहले चलेंगे हम लोग बीजगणितीय विधि, और बीजगणितीय विधि में 5 तरह से समीकरणों को हल किया जाता है। बट हम यहाँ पर 5 तरीकों का हल कर करके आपका समय क्यों बर्बाद करें? 3 ही तरह का एग्जाम में तो पूछता है। एक पूछता है प्रतिस्थापन विधि, एक पूछता है लुप्तीकरण या विलोपन विधि, और एक पूछता है वज्र गुणन विधि।
और ये तीनों विधि को आप रिपीट कीजिए, फालतू पढ़ करके आपको अभी मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आपको मास्टर बनना है तो 15 फरवरी को नया बैच आ रहा है, आप भी उसको भी पढ़ सकते हैं और आपसे जो जूनियर है उसे भी बता सकते हैं। ओके, तो 15 फरवरी को तैयार रहिए यूट्यूब पे क्लास करने के लिए, और अपने मित्र साथी को बताइए और चैनल सब्सक्राइब कराइए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेगा तो हिम्मत मिलता है। आपका प्यार ही मुझे यहाँ पे खड़ा होने का साहस देता है। तबीयत खराब होते हुए भी मैंने यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, है ना। तो चलिए देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे बीज गणितीय विधि, और बीज गणितीय विधि को हम लोग बढ़िया से सीखेंगे। और बीज गणितीय विधि द्वारा 5 तरह से हल किया था, बट मैं आपको यहाँ पे 3 तरह से बताऊंगा। तो आप स्टार देके लिखिएगा बीज गणितीय विधि, लिखिएगा बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि। ठीक है, तो आप लिखेंगे डैश दे करके कि बीज गणितीय विधि से, बीज गणितीय विधि से युगपत समीकरण को 5 तरह से हल किया जाता है। 5 तरह से हल किया जाता है। पहला लिखिएगा प्रतिस्थापन विधि। दूसरा लिखिएगा लुप्तीकरण या विलोपन विधि। तीसरा लिखिएगा वज्र गुणन विधि। चौथा लिखेंगे लिखेगा तुलनात्मक विधि। और पांचवा लिखिएगा अनुपात निर्णय विधि। इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट है, आपको 3 ही पढ़ना है, ज्यादा का फालतू का आप ओवरलोड लेके ना चलें, ताकि आपको एग्जाम में तो ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको मात्र 10 नंबर कैसे भी प्राप्त हो इतना पढ़ लेना है आपको। ओके, और हम विश्वास कराते हैं ना कि आपको मैं जो पढ़ा रखा हूं ना, तो 2 से 3 नंबर मैं आपको पहले सिखा रखा हूं। अब इसको सोल्व करने के लिए सीखिएगा तो 2 नंबर यहां से भी आ जाएंगे और एक ग्राफ आ जाएगा, तो ग्राफ आ जाएगा 5 नंबर, तो 10 नंबर तो हो ही गया आपका। तो टेंशन नहीं लेना, कम पढ़ के बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे हम लोग। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना, प्रतिस्थापन विधि पढ़ते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बस 1-2 एग्जांपल समझेंगे, एग्जाम में आएगा। अरे एग्जाम में छपने वाला है, एग्जाम में छपेगा प्रतिस्थापन विधि। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि, तो सबसे पहले रूल जानना जरूरी है। अब मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट पढ़ा दूंगा। क्लियर? तो रूल जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। ठीक है, तो कहता है इस विधि में समीकरण 1 से x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में देते हैं, या समीकरण 2 से x या y का मान निकालकर समीकरण 1 में देते हैं। इस प्रकार के हल को प्रतिस्थापन विधि
से हल कहते हैं, से हल कहते हैं। ओके, अब देखिए इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है। अब आइए मैं सोल्व करके दिखाता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं और कोई छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत ही नहीं है मुझे, क्लियर, क्योंकि जब तक ज्यादा बड़ा लेंगे तो फिर आपको उतना मजा आएगा नहीं, है ना। एक में छोटा सा क्वेश्चन दिया और कहता है कि इस सवाल को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पता है क्या करेंगे, बिल्कुल इजी है। देखिए ध्यान से क्या मैं बोला कि इस विधि में समीकरण 1 से x या y का मान निकालिए और समीकरण 2 में दीजिए, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो कोई 1 से निकाल के 2 में क्यों देंगे, हम 2 से निकालेंगे। तो जो 2 से निकालेंगे उसके लिए भी लिखा हुआ या करके कि 2 से निकालिएगा ना अगर, या अगर 2 से निकालिएगा तो समीकरण 1 में दीजिएगा, यही तो फर्क है। तो आप किसी आदत बना लीजिए एक पर, और आदत क्या बनाना, जो आपको आसान लगे उसी से निकालेंगे x या y का मान। तो देखिए यहां पर हम लोग चलेंगे हल, ध्यान देना होगा। सबसे पहले लिखेंगे 3x प्लस y बराबर 7, ओके, और 5x प्लस 2y बराबर 12। अब यहाँ पे आप देखना कि तुम्हारे लिए कौन आसान लग रहा है, समीकरण 1 या कि समीकरण 2। तो आप कह रहे हैं समीकरण 1 ही ना आसान लग रहा है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। आप बताइए कि समीकरण 1 से तो लिख दिए आप, बहुत बढ़िया। अब समीकरण 1 से लिखे तो क्या आपको x का मान निकालना बेहतर लग रहा है कि y का? तो आप बोलेंगे जाहिर सी बात है कि y का निकालेंगे, क्योंकि y का निकालने पर क्या होता है ना कि गुना में तो भाग में नहीं होता है। अगर आप x वाले निकालते मान तो क्या होता, तो 3x को रखते 7 प्लस में तो माइनस में y, तो x बराबर 7 माइनस y बाई 3 होता। तो गलत नहीं होंगे, लेकिन जो आसान आपको हो उस पे ही फोकस करना है आपको, क्लियर। तो यहाँ y का मान हो गया, और यही मैंने कहा था कि जो y का मान आएगा ना उसी y का मान या x का मान समीकरण 2 में देते। मजबूरी है, अब ऐठल रहे चाहे आसान रहे, अब देना है समीकरण 2 ही में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में देने पर, तो 2 में दीजिएगा तो क्या होने वाला ध्यान देना है। तो y का मान समीकरण 2 में देने पर, तो मेरा लाइए 2 किधर है, तो 2 ये देखिए यहां पर है, तो यहां लिख देते हैं हम, है ना। यहां पर लिखा हुआ है 5x प्लस 2y बराबर 12। तो देखिए गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे 5x और प्लस 2 इंटू y का मान है 7 माइनस 3x, तो लिखिए यहाँ पे 7 माइनस 3x और बराबर 12। अब इसको सोल्व कर दीजिए, अगर इतना भी सोल्व नहीं कर रहा है तो कैसे एग्जाम दीजिएगा बताइए। 5x प्लस 7 दूनी 14 प्लस माइनस माइनस और 3 दूना 6x और बराबर 12। अब इसे सोल्व कीजिए आप, है ना। तो 5x और माइनस ये तो वैसे ही कर लीजिएगा, बोले 5x है और इसमें से 6x जाएगा तो माइनस में क्या बचेगा x, क्लियर। और 12 इधर देखिए प्लस में 14 तो उधर जाएगा माइनस में 14, तो माइनस x बराबर माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का मान 2 आया, x का मान क्या आ गया 2। अब इस x का मान निकल गया ना 2, तो समीकरण 1 में 2 या 2 में 2 या 3 में 2 कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो समीकरण 3 आया है वो किससे आया है, एक ही से ना आया है 3। तो जब x का मान निकल जाए तो किसी में दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x का मान समीकरण 3 में देने पर, 3 में देने पर, तो जरूरी नहीं है कि 3 में देंगे, हम 1 में देंगे तो भी सही जाएगा, क्योंकि ये पैदा हुआ कहां से, तो एक ही से ना हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पर y बराबर हो जाएगा हमारा 7 माइनस 3x, तो 7 माइनस 3 गुना 2 तो बराबर 7 माइनस 6, तो y का मान 1 हो जाएगा। y का मान क्या होगा, तो आप बोल पाएंगे कि आता है x बराबर 2 और y का मान 1। अब मैं चेक करूंगा कि मेरा बना हुआ सही है या गलत, ठीक है। इसी तरीके से बनाने पर आपको नंबर मिलेंगे। आप सोचोगे कि अरे तो हमको आइए करता था, लेकिन दूसरा तरीका से आता था। तो जब बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, तो केवल प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, चाहे कितना ऐठा हुआ भी सवाल क्यों ना हो, आपको इस तरीके से ही हल करने पर आपको नंबर प्राप्त होंगे। तो आप याद रखिएगा कि इस विधि में समीकरण 1 या समीकरण 2 से चलेंगे, तो समीकरण 1 या समीकरण 2 से चलिए तो आसान लगा मुझे एक। आप इसी प्रश्न को छोटे देखो, ज्यादा एग्जाम्पल लेने से आप तेज नहीं हो जाओगे, ओके। कंटेंट आपके पास होना चाहिए, जब तक कंटेंट आपके पास नहीं होगा तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। इसी सवाल को आप बनाइए, तो अभी क्या बनाइएगा, y को ना मैंने रखा है यहाँ पर, आप x को रख के बनाइए और हल कीजिए। कैलकुलेशन अगर आपका तगड़ा है तो फिर कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, ओके। आप यहाँ पर हम y को रख के बनाए हैं, आप x को रख के बनाइए और जो x का मान आएगा वही मान समीकरण 2 में डालेंगे x के जगह पर। आपका यही आंसर आना चाहिए। आइए जांच करके बताते हैं कि आपका सही है या गलत। x का मान 2 है तो यहाँ डालिए 2, तो 2 3 6,
फिर y का मान 1 है, यहाँ 1 डालिए तो 6 और 1 7, बिल्कुल सही है। यहाँ भी होना चाहिए 5 दूना 10 और 2 गुना 1 तो 10 और 2 12, तो आपका आंसर 12। ओके, तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप नोट कर लीजिए और आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा एक बार, तभी मजा आएगा। क्लियर? चलिए, कभी आपको इसी सवाल में पता है, आप चाहे तो 4-5 तरीके से बना सकते हैं। आप समीकरण 2 को पहले मान के बना लीजिए, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस कीजिएगा तब एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? क्योंकि टारगेट हमारा है जो उसमें दिया गया है कि 30 2 नंबर वाले सवाल में से आपको 15 ही बनाने हैं। तो ज्यादा उलझन में रहना क्या, क्योंकि जितना पढ़ाऊंगा उतना तो आपका टैली कर जाएगा, विश्वास कीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल को लेकर चलेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल को। यही सब सवाल आपको बार बार पूछता है क्वेश्चन में। देखिए, एक सवाल ले रहे हैं, एक सवाल है आपका, √2x प्लस √3y बराबर 0 और है √3x माइनस √8y बराबर 0। क्लियर है? ये 2012 में पूछा हुआ है और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये 2012 में नहीं बल्कि बहुत बार पूछा हुआ है। क्लियर? आप वही काम करिए, चुपचाप लिखिए हल, और आप चलना चाहते हैं कि इसे समीकरण 1 से कि 2 से, तो 1 से। तो चलिए आराम से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे और 1 से चलने के बाद आपका 1 से जब चलिएगा ना तो आपका आएगा √2x प्लस √3y बराबर 0। अब आप यहां से 1 से y का मान निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम x का निकालना चाहेंगे तो चलिए भाई आप ही की बात मानते हैं, यहां पर निकालेंगे प्लस में तो माइनस में √3y हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में √3 बटा 2y हो जाएगा। तो ये x का मान हो गया। अब इस x का मान समीकरण 2 में डालेंगे तो लिखेंगे x का मान, इसको आप थर्ड भी मान सकते हैं, x का मान समीकरण 2 में देने पर, ओके। तो समीकरण 2 में देते हैं, चलिए देखते हैं करके क्या हो रहा है। तो समीकरण 2 में दीजिएगा ना आप, तो समीकरण 2 में दीजिए तो हमारा 2 ये है √3x माइनस √8y और बराबर 0। क्लियर? तो इसे में आप मान को पुट करना सीखिए। तो देखिए यहाँ √3 तो √3 और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस में √3 बटा √2 और y तो y और माइनस में √8y बराबर 0। इसको हल कीजिएगा तो √3 गुना √3 तो सिर्फ 3 होता है, तो माइनस में 3 हो जाएगा और बटा रूट में क्या होगा 2 और y तो y और माइनस में √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे 8 √8 को लिख सकते हैं 2√2, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं 2√2 और y है तो y बराबर 0। इसको आप अब हल कर दीजिए, यहाँ पर आप लीजिएगा एलसीएम तो आएगा कितना √2 आएगा और √2 से √2 कैंसिल तो -3 और y तो y माइनस, यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ जाएगा कितना, देखिए इसको √2 तो √2 गुना √2 तो 2 2 दूनी 4 और y बराबर 0 बटा 1। अब ये हल होता है तो माइनस में देंगे 7y और बटा में √2 और बराबर 0 बटा 1। देखिए कैसे हुआ पता है, इसको √2 को गुना किए 2√2 से, तो √2 तो 2 होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और y। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 1 से गुना कीजिए तो माइनस में 7y आएगा और फिर 0 गुना √2 तो 0 आएगा, तो y का मान 0 बटा माइनस में 7, तो आपका आंसर हो जाएगा y का मान 0। और जब y का मान 0 आया है तो y का मान समीकरण 1 में डालेंगे, समीकरण 3 में डालेंगे तो 0 गुना कुछ भी तो 0 ना हो जाएगा, तो मेरे पास जगह नहीं है, चलिए यहाँ पे कर देते हैं, चलिए यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लेते हैं y का मान समीकरण 3 में देने पर, 3 में दीजिएगा तो क्या आएगा, x बराबर माइनस में √3 बटा √2y, तो x बराबर आ जाएगा माइनस में √3 बटा √2 गुना 0
तो x का मान 0। अतः पता चल गया कि x का मान 0 और y का मान भी क्या 0। आई होप आप इस वीडियो से आप सीखे होंगे और इस प्रकार के सवाल को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब तक इसे बनाएंगे नहीं तब तक कि आपका अपना नहीं होगा। क्लियर। और भी मैं, आप ये मत सोचिए कि मैं जो आगे से पढ़ा के यहाँ आया हूँ मुझे छूट गया। मैं फिर क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। पहले तो मैं थ्योरी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि प्रतिस्थापन विधि पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब तक मैं पूरी बात को ना समझा दूं तो फिर मजा कैसे आएगा कि फिर सीखे क्या है। क्लियर। तो फिर अगले वीडियो में सीखेंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर प्रॉब्लम होने लगेंगी। तो मैं अभी 2 सवाल देता हूं, उसका आंसर भी लिख देता हूं और आप बनाएंगे अभी बैठ करके आराम से जहां पे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अस्थिर से, ताकि ये नहीं कि बाद में बना लेंगे। बाद में क्या बना लेंगे, अभी बनाइए। और चलिए इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए, पढ़ाई की जगह पर पढ़ाई। चलिए, तो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस में 4y बराबर -24। इसका अगर आप आंसर की बात करें तो इसका आंसर आएगा x बराबर माइनस में आएगा 2 और इसकी अगर y की बात करें तो इसका y का मान आएगा 5। चेक करके देख लेता हूं मैं, यहाँ चेक करके देखिए, 2 दूनी 4 आएगा और 5 दिया 15 में चला जाएगा। बिल्कुल सही है, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, एक छोटा सा और सवाल देता हूं आपको, प्लीज आप एक बार घर पे रिवाइज कीजिए। अगला सवाल है आपका जो मैं दे रहा हूं वो एग्जाम में पूछा हुआ है, 2017 में ये पूछा हुआ है। 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, इसका जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएंगे x बराबर -2, अरे ये क्या हो गया, y बराबर भी 5। ये भी वही आंसर है। चेक करके देख लेता हूँ, 5 5 25, 8 दूनी 16, बिल्कुल वही आंसर आएगा। चलिए, ये 2 सवाल दिए गए हैं और इन दोनों सवाल को आप बनाएंगे ताकि मुझे लगेगा कि चलो लड़का कम से कम पढ़ रहा है। और एक ही बार इतना वीडियो लंबा करेंगे तो दिक्कत है, लगभग 45-50 मिनट का वीडियो बनेगा ही, उतना तो कम जाएगा नहीं क्योंकि पढ़ाने में समय लगता है। और का चिन्ह लगाएंगे और बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर जरूर करें ताकि वो भी जुड़े। और 15 फरवरी से नया बैच आ रहा है जिसमें धुआंधार क्लास चलेगा और वो भी फाउंडेशन, बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट में, कुछ नहीं लॉन्ग करके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।